गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो हमारा जो रनिंग टॉपिक है वो अभी हम रिडक्शन को कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो रिडक्शन में अब तक जो हमने कवर कर लिया है वो देखो हमने क्या कर लिया है, जो एल्कीन है, हाइड्रोकार्बन में जो एल्कीन है उसका रिडक्शन हमने किया था, ठीक है। तो एल्कीन की रिडक्शन के बाद हमने जो रिडक्शन स्टार्ट किया था वो था रिडक्शन ऑफ एल्काइन। रिडक्शन ऑफ एल्काइन में मैंने आपको कहा कि हम कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करवा सकते हैं एल्काइन का। तो जब कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन आप करवाते हो तो हमें अच्छे से पता है कि जो एल्काइन है उसका जब एक बार रिडक्शन हम करेंगे तो हमें क्या मिलती है, एल्कीन, ठीक है। फिर एल्केन का फर्दर रिडक्शन जब किया जाता है तो क्या बनते हैं, एल्केन्स, समझ रहे हो आप। फिर हमने डिस्कस किया था कि जो लिंडलार कैटलिस्ट है, पैलेडियम प्लस बेरियम सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है उसके प्रेजेंस में अगर हम रिडक्शन करवाते हैं, ठीक है ना। अगर हम बेरियम सल्फेट और पैलेडियम की प्रेजेंस में H2 का एडिशन करवाते हैं, रिडक्शन हम अगर करवाते हैं, तो हमने क्या देखा था कि जो एल्काइन है वो एल्कीन में तो कन्वर्ट हो जाता है लेकिन एल्केन में कन्वर्ट वो नहीं हो पाता है, ठीक है। रीज़न हमने क्या दिया था कि जो पैलेडियम मेटल है वो एक पॉइजनस मेटल होती है, तो उसकी रिएक्टिविटी को कम करने के लिए यहाँ हम बेरियम सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो जो बेरियम सल्फेट है वो पैलेडियम की रिएक्टिविटी को क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। तो जो कैटलिस्ट पहले एल्काइन से एल्कीन बना पा रहा था, है ना, और फिर एल्कीन से एल्केन का जो फॉर्मेशन कर रहा था वो अब एल्कीन तक ही सीमित रहेगा, वो एल्कीन का फर्दर रिडक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ हमने देखी थी। फिर अभी जो हमें कवर करना है, फिर हमने एल्काइन का हाइड्रोबोरेशन भी करवाया था, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन के लिए हमने जो रिएजेंट लिया था वो क्या था, डाईसीएमाइल बोरेन था, ठीक है। डाईसीएमाइल बोरेन हमने यूज़ किया था। तो आपको ये चीज़ कही थी कि जो बोरोहाइड्राइड है उसका जब एडिशन किया जाता है एल्कीन या एल्काइन पर तो वो एडिशन होता है सिन एडिशन, क्योंकि जो मैकेनिज्म होती है वो एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू कंप्लीट होती है, जिसमें 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जो हमें ये इंडिकेट करती है कि जो बनने वाला हाइड्रोबोरेशन होगा, जो हाइड्रोबोरेशन का जो प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है उसमें बोरोन और जो हाइड्रोजन है उनका जो एडिशन है वो कैसा होगा, सिन एडिशन यहाँ पर होता है, ठीक है ना। इसलिए हमने ये कहा कि जब हम एल्काइन का रिडक्शन लिंडलार कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करवाते हैं तो बनने वाली एल्कीन कैसी होती है, सिस होती है। इतना हमने डिस्कस कर लिया था, समझ रहे हो। अभी जो हमें स्टार्ट करना है वो क्या है, अभी जो हमारा टॉपिक रहेगा एल्काइन का हमें रिडक्शन करना है, ठीक है। एल्काइन का रिडक्शन, हाँ, वो हमने एल्कली मेटल्स के साथ, ठीक है ना, एल्कली मेटल्स के साथ रिडक्शन ऑफ एल्काइन विथ एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स के साथ एल्काइंस का कैसे रिडक्शन किया जा सकता है वो अब हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले एल्कली मेटल्स जो फर्स्ट ए वर्ग है यानी सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, इनमें से कोई भी मेटल हमें यहाँ पर यूज़ करना है जो कि 1 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करती है, ठीक है। प्रोटॉन सोर्स आप एल्कोहल यहाँ पर लेंगे, देखो क्या होगा, जैसे कोई भी एल्काइन है, सिंपल कोई भी एल्काइन हम यहाँ ले रहे हैं, ठीक है। सोडियम मेटल में ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनर यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। लिक्विड अमोनिया ले लो, एक तरह से बर्च रिडक्शन ही है ना, ये हो गया। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका हमें आइडेंटिफिकेशन करना है कि हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म में क्या होगा, अगर हमने मेटल लिया है तो ऑब्वियस वो इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करेगा, मतलब जो मैकेनिज्म है वो वाया रेडिकल मैकेनिज्म प्रोसीड होगा, समझ रहे हो ना। तो सबसे पहले इस एल्काइन का क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज। जब होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो हमारे पास आ जाएंगी रेडिकल्स, समझ रहे हो ना। रेडिकल आ गया, अब आएगा सोडियम। सोडियम का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर का, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है ना।
इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, दोनों ही कार्बन रेडिकल है तो दोनों में से कोई भी उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। हमारे पास क्या ये स्पीशीज़ आ जाएगी, ये आएगी ना। अब एनायन रेडिकल में वहाँ क्या है, रिपल्शन। एनायन रेडिकल अपनी मिनिमम डिस्टेंस में यहाँ पर प्रेजेंट है तो यहाँ पर रिपल्शन होगा। इस रिपल्शन को कम करने के लिए क्या होगा, जो ये मॉलिक्यूल है वो इस तरह से ओरिएंटेड होगा कि जो रेडिकल और एनायन है, जो रेडिकल और एनायन है उनमें रिपल्शन कम से कम हो, जो कि ट्रांस कंडीशन में पॉसिबल है, ठीक है ना। तो मैंने इस एल्काइन से जब होमोलैटिक क्लीवेज किया और जब मैंने इलेक्ट्रॉन का एडिशन करके एनायन रेडिकल स्पीशीज जनरेट की तो मैंने क्या देखा कि दोनों रेडिकल और एनायन मिनिमम डिस्टेंस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, मतलब उनमें मैक्सिमम रिपल्शन वहाँ होगा, ठीक है। अब उस रिपल्शन को कम करने का तरीका हमारे पास ये है कि हम इस कन्फर्मेशन को इस तरह से ड्रॉ कर दें कि जो रेडिकल एनायन है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर चले जाएं, जो कि ट्रांस में पॉसिबल है। समझ रहे हो। अब क्या होगा, जो भी प्रोटॉन सोर्स है हमारा वो आएगा और जो एनायन है उसको प्रोटॉन दे देगा। हमारे पास ये स्पीशीज़ बन जाएगी, यहाँ आ गया H और ये इधर अपना रेडिकल मेंटेन है, ठीक है। अब इस रेडिकल को भी दूसरा सोडियम आएगा और अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन दे दिया इसने, क्या स्पीशीज़ मिल जाएगी हमें, एनायन बन गया। इस एनायन को जो भी हमारा प्रोटॉन सोर्स है वो दे देगा प्रोटॉन और हमें जो एल्कीन मिलेगी वो कैसी होगी, ट्रांस एल्कीन। समझ रहे हो ना। ट्रांस एल्कीन हमें मिलती है जब एल्काइन का रिडक्शन एल्कली मेटल्स के साथ किसी प्रोटॉन डोनर के प्रेजेंस में करवाया जाता है तो जो एल्कीन हमें मिलती है वो कैसी होती है, ट्रांस एल्कीन हमें मिलती है। समझ रहे हो ना। जब एल्काइन से हमें सिस एल्कीन बनाना होगा तो हम या तो लिंडलार्ड कैटलिस्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। और जब हमें या तो लिंडलार्ड कैटलिस्ट या फिर कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन यानी कोई भी कैटलिस्ट हमें लेना है, ठीक है ना, वो लिंडलार्ड उसी का एग्जाम्पल है। या फिर हम क्या करेंगे, अगर हमें ट्रांस एल्कीन जनरेट करनी है तो हम उसका जो रिडक्शन करवाएंगे वो किसके प्रेजेंस में करवाएंगे, एल्कली मेटल्स के प्रेजेंस में, किसी प्रोटॉन डोनर के प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन प्रोसीड कर देंगे, यानी बर्च रिडक्शन एल्काइन का हम कर देंगे तो बनने वाली एल्कीन कैसी होगी, ट्रांस। आई होप क्लियर है, ठीक है ना। अगर हमें सिस एल्कीन बनाना होगा तो हम या तो डाइसिएमाइल बोरेन से रिएक्शन करवाएंगे या फिर हम कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करवाएंगे। लेकिन अगर मुझे ट्रांस एल्कीन बनाना है तो मैं यूज़ करूँगी एल्कली मेटल्स के साथ प्रोटॉन डोनर स्पीशीज़ और मुझे बनने वाली एल्कीन कैसे मिलेगी, ट्रांस। ट्रांस क्यों बनती है पता चल रहा है ना, क्योंकि रेडिकल एनायन जो इंटरमीडिएट है इस मैकेनिज्म में उनमें रिपल्शन को कम से कम करने के लिए हम उनको इस तरह से ओरिएंटेड करते हैं कि उनमें जो रिपल्शन की मात्रा है वो सबसे कम हो जाए, है ना। तो सबसे जो प्रीफर्ड कन्फर्मेशन है वो ट्रांस ही है, ठीक है। तो हमें मिल चुकी है ट्रांस एल्कीन। समझ गए होंगे आप मैकेनिज्म, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें ट्रांस एल्कीन बनेगी। देखो, आपने पढ़ा होगा कि जो भी साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो डबल बॉन्ड होता है वो ट्रांस नहीं होता, ट्रांस वेरी अनस्टेबल, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। मैं बात कर रही हूँ, अगर मेरे पास ये कंपाउंड है, एल्काइन है, ठीक है, मुझे इसका रिडक्शन करना है और ये रिएजेंट मुझे गिवन है, सॉरी। देखो क्या होगा, मुझे इस एल्काइन का रिडक्शन करके एल्कीन बनानी है और ये जो रिएजेंट है वो ट्रांस एल्कीन देता है, लेकिन ये एक साइक्लिक एल्काइन है जिसका जब एल्कीन बनाया जाता है तो वो ट्रांस एल्कीन स्टेबल नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसलिए इसका जो प्रोडक्ट बनेगा और जो एल्कीन बनेगी वो कैसी बनेगी, सिस एल्कीन यहाँ पर बनेगी, क्योंकि ट्रांस
अनस्टेबल है, इसलिए हम कह देंगे कि वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ रहे हो ना। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया, ठीक है, साइक्लोऑक्टेन है, इसमें मैंने एल्काइन ले लिया साइक्लोऑक्टाइन, इसका मुझे सेम यही बर्च रिडक्शन ऑपरेट करना है, ठीक है। जब मैं इसका बर्च रिडक्शन करूँगी किसी प्रोटॉन डोनर के साथ, तो देखो ये जो कंपाउंड है साइक्लोऑक्टेन जो होता है वो क्या करता है, साइक्लोऑक्टेन सिस और ट्रांस दोनों कन्फर्मेशन में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो देखो ये अपना यहाँ पर ट्रांस आइसोमर बनाएगा। क्या होता है इसका ट्रांस आइसोमर, इस तरह से होता है। समझ गए होंगे आप। जो डबल बॉन्ड है ये वाला इसका डबल बॉन्ड है एल्कीन का, ठीक है ना। तो ये इसका जो आइसोमर है वो ट्रांस आइसोमर है, समझ रहे हो ना। ये है ट्रांस साइक्लो ऑक्टेन, ठीक है ना। ट्रांस में क्या होता है, जो डबल बॉन्ड है वो टुवार्ड्स द व्यूअर होता है, ठीक है। और जो सिस आइसोमर होता है उसमें डबल बॉन्ड अवे फ्रॉम द व्यूअर होता है। यानी अगर मैं इसका सिस आइसोमर बनाऊँ, वैसे यहाँ तो सिर्फ ट्रांस ही बनने वाला है, लेकिन अगर इसका सिस आइसोमर हम देखें तो इसका सिस आइसोमर कुछ इस तरह से बनता है। ये इसका क्या है, ट्रांस आइसोमर है, सॉरी सिस आइसोमर, ठीक है ना। ये इसका क्या है, सिस आइसोमर है ये, ठीक है ना। ये सिस आइसोमर है जिसमें जो डबल बॉन्ड है वो अवे फ्रॉम द व्यूअर है, यानी नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। ये बॉन्ड जो है ये ऊपर की तरफ आ रहा है, इस तरह से बना दो इसको। ये अब समझ रहे हो ना अच्छे से क्या हो रहा है कि जो डबल बॉन्ड है वो अवे फ्रॉम द व्यूअर है, यहाँ डबल बॉन्ड टुवार्ड्स द व्यूअर है। तो जब साइक्लोऑक्टेन का जो डबल बॉन्ड है वो टुवार्ड्स द व्यूअर होता है तो उसे हम कहते हैं ट्रांस साइक्लोऑक्टेन, और जब अवे फ्रॉम द व्यूअर होता है तो उसे हम कहते हैं सिस साइक्लोऑक्टेन। समझ गए होंगे ना आप। तो इस तरह से जो साइक्लोऑक्टेन है वो अपना ट्रांस आइसोमर इजीली बना लेता है, तो वो ट्रांस वाला ही एग्जिस्ट करता है। ये बन गया इधर, ठीक है। तो ऐसे ही आप और एग्जाम्पल जैसे बेंजीन साइक्लोहेक्सीन का ले लो, ये है, ठीक है। मुझे इसका भी सेम यही बर्च रिडक्शन करवाना है, तो इसका भी कोई ट्रांस आइसोमर एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए ये भी सिस आइसोमर बनाता है, ठीक है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि बर्च रिडक्शन ऑफ एल्काइंस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अब जो हमारा एल्काइन का रिडक्शन था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। एल्काइन के रिडक्शन में आप कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन लिखोगे, उसके साथ आप लिंडलार कैटलिस्ट का एग्जांपल देंगे जो कि थोड़ा स्पेसिफिक है, ठीक है। तो उससे हाँ, लिंडलार कैटलिस्ट में स्टीरियो सेलेक्टिविटी की बात भी हुई थी ना, क्योंकि वहाँ एक ही प्रोडक्ट बनता है, सिस ही वहाँ पर बनता है, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट वहाँ बनता है, इसलिए जो लिंडलार कैटलिस्ट से हाइड्रोजनेशन किया जाता है वो रिएक्शन स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन कहलाती है, क्योंकि वहाँ प्रोडक्ट एक ही बनता है जो मेजर होता है, ठीक है। तो फिर हमने जो एल्काइन का हाइड्रोपोरेशन किया वहाँ सिन एडिशन हुआ, फिर हमने किया है बर्च रिडक्शन जहाँ एल्काइन से ट्रांस एल्कीन बनती है एज ए मेजर प्रोडक्ट। लेकिन साइक्लिक एल्काइन की जब बात की जाती है और उनसे जब रिड्यूस होके एल्कीन बनती है, ठीक है, तो जो एल्कीन बनती है उनका ट्रांस आइसोमर एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए वो सिस बनाती है। लेकिन साइक्लोएक्टेन का ट्रांस आइसोमर एग्जिस्ट करता है, इसलिए वो ट्रांस साइक्लोएक्टेन बनाएगा। समझ गए ना। ये एग्जाम्पल था एल्कली मेटल से एल्काइन का रिडक्शन, समझ गए ना। अब देखो हाइड्रोकार्बन में हमने रिडक्शन एल्कीन का भी कर लिया और एल्काइन का भी कर लिया, ठीक है।
अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब हम जो रिडक्शन करेंगे वो कार्बोनिल कंपाउंड्स का करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स हमें बहुत अच्छे से पता है, दो टाइप के होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, यही होते हैं ना। तो जब हम एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो हमें मिलने वाला है 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। और जब हम कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो हमें मिलने वाला है 2 डिग्री अल्कोहल। ये तो वेल नोन है, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से तो एल्डिहाइड बना था, तो उसका रिडक्शन कर देंगे तो अल्कोहल वापस बन जाएगा, ठीक है। तो एल्डिहाइड से बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल और कीटोन से बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है ना। तो हम अलग अलग मेथड से इन अल्कोहल्स को जनरेट करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जो वेल नोन एग्जाम्पल है वो हम यूज़ करेंगे, क्या, बाय हाइड्राइड ट्रांसफ़र, बाय हाइड्राइड ट्रांसफ़र। ये तो आपको बहुत अच्छे से आता है। जब मैंने रिडक्शन स्टार्ट किया था तो मैंने ब्रीफली आपको एक आइडिया दिया था, ठीक है ना। उसी को अब थोड़ा ज़्यादा एग्जाम्पल से हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो हाइड्राइड ट्रांसफ़र के नाम पर जो रिएजेंट यूज़ किए जाते हैं वो लिख लो, LiLH4, NaBH4, BS3 या B2S6 यानी इसका डाइमर, ठीक है। तो ये हम एज ए हाइड्राइड ट्रांसफ़र रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करने वाले हैं। LiLH4 जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये सब डिस्कस कर चुके हैं वैसे हम, है ना। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है क्योंकि जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है, हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो लिथियम की ज़्यादा होती है सोडियम से, ठीक है ना। तो इसकी रिएक्टिविटी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, समझ गए ना। तो हम क्या करते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी लिथियम की ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर जो सॉल्वेंट लिए जाते हैं वो कैसे होते हैं, एप्रोटिक सॉल्वेंट हम यहाँ पर रिएक्शन में यूज़ करते हैं। एप्रोटिक सॉल्वेंट हमें अच्छे से पता है कि जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन ना हो, ठीक है ना। तो कौन कौन से एप्रोटिक सॉल्वेंट हो सकते हैं, DMSO हो सकता है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, है ना, ईथर हो सकता है, और एसीटोन हो सकता है, बेंजीन हो सकता है ना। कोई भी जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन ना हो। प्रोटिक जो सॉल्वेंट होते हैं उनमें एसिडिक हाइड्रोजन होता है, जैसे अल्कोहल होता है, H2O होता है, ठीक है ना। तो उन्हें हमें यहाँ अवॉइड करना है, क्यों, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी लिथियम की ज़्यादा है, ठीक है। और अगर हमने ले लिया H2O या अल्कोहल तो क्या करेंगे, इनकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होने के कारण लिथियम उस H2O या अल्कोहल के साथ जाके क्या कर लेंगे, उसके चारों ओर जाके प्रेजेंट रहेंगे, उसके चारों ओर जाकर एक अपना क्षेत्र बना लेंगे, ठीक है ना। लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें जो ये कंपाउंड है उसका रिएक्शन हमें कार्बोनिल से करवाना है। हम चाहते हैं ये उससे रिएक्शन करे, तो अगर ये H2O या अल्कोहल के साथ अपना हाइड्रेशन शो करेगा तो उस कंडीशन में इसकी जो रिएक्शन में अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, समझ रहे हो ना। इसलिए हम अवॉइड करेंगे कि यहाँ प्रोटिक सॉल्वेंट ना लिया जाए, ठीक है। देखो जैसे सबसे पहले जो कार्बोनिल लिया मैंने, कीटोन लिया, ठीक है। कीटोन का जो करने वाले हैं हम रिडक्शन, वो मैंने मान लिया LiAlH4 से मैं करवा रही हूँ। सॉल्वेंट मैंने ईथर लिया है,
सेकंड स्टेप हमें अच्छे से पता है हाइड्रोलाइसिस का आने वाला है, ठीक है ना। अगर ये कीटोन है, हम अच्छे से जानते हैं कीटोन से बनता है 2 डिग्री अल्कोहल। अगर हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना हो रिडक्शन में, तो हमें बहुत अच्छे से ये चीज़ पता है कि जहाँ अनसैचुरेशन होता है वहाँ दोनों H आ जाते हैं। तो यहाँ भी H, यहाँ भी H, यही बनने वाला है प्रोडक्ट। अभी बनता कैसे है वो हम मैकेनिज्म से देख लेते हैं। मैकेनिज्म देखो इसका क्या रहेगा। सबसे पहले ये अपना कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है। इसकी रिएक्शन मैंने LiAlH4 से करवाई। एल्यूमिनियम के वैलेंशियल में इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, बट यहाँ ये 4 बॉन्ड शो कर रहा है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज़्यादा है, ठीक है। लिथियम पर जा जाएगा प्लस, मतलब ये एक आयनिक कंपाउंड है LiAlH4। अब देखो ऑक्सीजन का लगेगा यहाँ माइनस आई इफेक्ट, सब डिस्कस किया था मैंने रिडक्शन के फर्स्ट क्लास में, ठीक है। वापस से आ गया है तो फिर से डिस्कस कर रहे हैं। देखो माइनस से लगेगा इसका। अब जो लिथियम पहले एल्यूमिनियम के साथ यहाँ प्रेजेंट था, वो उससे अब मोर न्यूक्लियोफिलिक साइट मिल रही है ऑक्सीजन, तो यहाँ आएगा, ठीक है। मतलब हमें ये वाली स्पीशीज़ मिलेगी। तो लिथियम के यहाँ आने से जो ऑक्सीजन है उस पर आएगा पॉजिटिव, वो होगा लेस स्टेबल, अनस्टेबिलिटी की ओर जाएगा। जैसे ही इसके पास लिथियम आएंगे, ये अपने चारों ओर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट फील करेगा, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन लेने का पावर है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इसका जो पावर है वो बढ़ जाएगा, जिसे मैं माइनस आई से लिख रही हूँ। तो इसका माइनस आई पहले की तुलना में बढ़ जाएगा, ठीक है। क्या होगा, एल्यूमिनियम हाइड्राइड में भी एल्यूमिनियम एक आयनिक कंपाउंड बन रखा है, तो ये भी न्यूट्रल होने के लिए यहाँ से H- को भगाएगा। यही कंडीशन होने वाली है अपने पास, ठीक है ना। तो हमारे पास ये स्पीशीज़ आ गई RCH, RO नेगेटिव और Li पॉजिटिव, ये बनेगा अपने पास, ठीक है। बस अब इसका हमें क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में हमें पता है ऑक्सीजन के पास तो जुड़ने वाला है H, ठीक है ना, मतलब ये बन जाएगा OH, और जो लिथियम है वो बना लेगा लिथियम हाइड्रोक्साइड। देखो कितना सिंपल सा मैकेनिज्म है ना, इस तरह से आप कर लेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हमने देखा कि कार्बोनिल कंपाउंड में जो ऑक्सीजन है उसका नेचर होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, मतलब वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने LiAlH4 इस मीडियम में डाला, तो मैंने क्या देखा कि जो लिथियम पहले एल्यूमिनियम के साथ प्रेजेंट था, वो अब उसको मोर न्यूक्लियोफिलिक साइट जब मिलेगी तो वो मोर न्यूक्लियोफिलिक साइट पर जाना प्रीफर्ड करेगा ना, तो ये यहाँ पर आके इकट्ठा हो जाएंगे। तो यहाँ आते ही जो ऑक्सीजन है वो अपने चारों ओर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट फील करेगा, और पॉजिटिव एनवायरनमेंट आते ही वो लेस स्टेबल होगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और पॉजिटिव उसको अनस्टेबल करता है ना, तो क्या करेगा, यहाँ से ज़्यादा पावर से इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब इसका माइनस आई पहले इसकी तुलना में बढ़ जाएगा, ठीक है ना। एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, ये भी न्यूट्रल होगा, तो यहाँ से H- को भगाएगा, तो H- कहाँ चला जाएगा, कार्बन पर, ठीक है। ये स्पीशीज़ आ गई, इसका हमने कर दिया हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस से हमें क्या मिल गया है, 2 डिग्री अल्कोहल। बिल्कुल सिंपल सा मैकेनिज्म है, आ रहा होगा अच्छे से, है ना। तो ये LiAlH4 से हमने रिडक्शन कर दिया है कीटोन का, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ ले लेती NaBH4, ठीक है ना, LiAlH4 से तो देख ही लिया ना, तो बस अब NaBH4 से कैसे करवाएंगे, NaBH4 से कैसे करवाएंगे हम, CH3CO CH2 CH3, ये मैंने कोई कार्बोनिल लिया है, रिएजेंट मैंने लिया है NaBH4, सोलेंट मुझे कोई एप्रोटिक सॉल्वेंट लेना है तो ईथर DMSO एसीटोन कुछ भी ले लो, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप है हाइड्रोलाइसिस। ये स्टेप्स मुझे कंप्लीट करने हैं और प्रोडक्ट मुझे बनाना है, ठीक है। तो जब आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो किस तरह से प्रोडक्ट जनरेट करोगे आप, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे,
इसका मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म सेम डिट्टो अभी अभी जो LiAlH4 का हमने किया है सेम पूरा वैसे की वैसे ही है। क्या होगा? NaBH4 है, इसकी रिएक्टिविटी कम होने के कारण ये स्पेसिफिक होता है, ये सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड्स का ही करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, NaBH4 सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड्स का रिडक्शन करता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसलिए वो अदर फंक्शनल ग्रुप का भी रिडक्शन कर देता है। ठीक है ना? अब देखो और एक और चीज़ कि जो NaBH4 हो या LiAlH4 हो, उनके पास 4 हाइड्राइड आयन होते हैं, मतलब ये किसी भी कंपाउंड का 4 बार रिडक्शन कर सकते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ हम इसका मैक्सिमम रिडक्शन करवा देते हैं, चारों से करवा देते हैं। देखो क्या होगा, सबसे पहले कार्बोनिल है, उसकी रिएक्शन NaBH4 से करवाई जाएगी, सेम वही चीज़ होने वाली है -I, और सोडियम के आने से -I यहाँ पर बढ़ जाएगा। ये होगा ना, ये लो बढ़ गया -I। अब क्या होगा, इस बोरोहाइड्राइड की हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र करने की रेट भी बढ़ गई। ठीक है, हमारे पास ये स्पीशीज़ आ गई क्या, CH3 CET, ये है H O नेगेटिव और ये है Na पॉजिटिव। यही बनेगा ना? ठीक है, यही बनने वाला है। अब देखो यहाँ जो बोरोहाइड्राइड है, ठीक है, जो बोरोहाइड्राइड है BH3, उसको देखो उसने एक हाइड्राइड डोनेट कर दिया है, तो अब ये न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल ही लिखा है मैंने वहाँ। ठीक है, अब जो बोरोन है उसको देखो आप कि उसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड वो यहाँ बना रहा है, मतलब वो एक न्यूट्रल कंपाउंड है। ठीक है ना? लेकिन ये एक लुईस एसिड है, क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर की तरह बिहेव करेगा। इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाला ग्रुप अपने पास है यहाँ, ये इस बोरोहाइड्राइड को इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है ना? ये स्टेप तब करवाना है जब हमें एक से ज़्यादा कीटोन्स का हमें रिडक्शन करना हो। ठीक है ना? तो देखो मेरे पास ये स्पीशीज़ आ गई, ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ गया, BH3, बोरोन के हो गए 4 बॉन्ड, मतलब चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है ना? अब नेगेटिव आते ही ये क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल। ठीक है, तो स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगी इसकी, जब ये यहाँ से हाइड्राइड का क्या करेगा, ट्रांसफ़र। ठीक है ना? तो मैं इसकी रिएक्शन किससे करवाऊँगी, दूसरी कार्बोनिल से करवाऊँगी। आप चाहे सेम कार्बोनिल लो या डिफरेंट कार्बोनिल लो, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है ना? देखो जो सोडियम है ना, वो एज अ काउंटर आयन हर जगह प्रेजेंट है, तो ये सोडियम यहाँ से अब यहाँ आ जाएगा और इसका विड्रॉइंग पावर बढ़ाएगा। ये सब वापस बताने की ज़रूरत हमें नहीं है, हमें अच्छे से पता है इसका जब -I इफेक्ट वर्क करता है ना, तो क्या होता है, यहाँ से ये H- यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। ये चीज़ समझ में आ रही होगी ना? अब तो एक स्टेप हम देख चुके हैं कि जो सोडियम पहले बोरोहाइड्राइड के साथ था, उसे मोनोन्यूक्लियोफिलिक साइट जैसे ही कार्बोनिल का ऑक्सीजन मिलता है वो वहाँ चला जाता है, और जो ऑक्सीजन है उसका विड्रॉइंग पावर बढ़ा देता है। ठीक है ना? तो देखो हमारे पास क्या स्पीशीज़ बन गई है, CH3 CH, ये है एथिल, इसके साथ जुड़ा हुआ है OBH। ठीक है, OBH, और हमें क्या मिलने वाला है अब, देखो OBH2। ठीक है ना? मतलब जो बोरोन था वो अब वापस से क्या हो गया है, न्यूट्रल। और देखो हमें क्या मिल गया है, हमें मिल गया है CH3 CHETO नेगेटिव, ये मिला है ना हमें। ठीक है, अब क्या होगा, अब जो बोरोन हमें दिख रहा है जिसके 3 बॉन्ड बन रखे हैं, वो फिर से एक लुईस एसिड है क्या, 3 बॉन्ड ही बना रहा है, मतलब लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, लो दे दो इसको इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, देखो CH3 CHET, ये था, ये बोरोन था, बोरोन के साथ 2 हाइड्राइड थे, और अभी अभी मैंने एक ग्रुप बाइंड कर दिया है क्या, OCH एथिल, और ये है मैथिल, ये ग्रुप ही बाइंड किया है ना।
ठीक है। अब जो बोरोन है उस पर चार्ज क्या बना देंगे हम, नेगेटिव, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी हो गई है फिर से 4, ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या होगा, नेगेटिव को हटाने के लिए, न्यूट्रल होने के लिए यहाँ से H- को इसको भगाना है, तो क्या होगा, अब नेक्स्ट कार्बोनिल आएगा। कहने का मतलब क्या है कि 4 हाइड्राइड है तो चारों कैसे ट्रांसफ़र होते हैं वो चीज़ हम इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या होगा, जैसे ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, ये यहाँ से इस हाइड्राइड आयन को भगाएगा, ये स्टेप आने वाला है, ठीक है। तो जब यहाँ से हाइड्राइड ट्रांसफ़र हो जाएगा तो आप लोगों को पता चल रहा होगा आराम से कि नेक्स्ट स्टेप क्या आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये कार्बोनिल पर हाइड्राइड आयन का क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र, और हमारे पास ये स्पीशीज़ आ जाएगी, देखो CH3CHETOBH, और इस बोरोन से ये एक और CHETMe। बोरोन तो न्यूट्रल हो गया H- को भगा के, ठीक है, और ये कार्बोनिल किस में चेंज हो गया है, O नेगेटिव। यही बनेगा ना, यही बनेगा, ठीक है। अब क्या होगा, बोरोन फिर से लुईस एसिड है, दे दो फिर से इलेक्ट्रॉन इसको, क्या बन जाएगा हमारे पास, देखो नीचे वाला समझ में आ गया आपको, है ना। अब हमारे पास जो स्पीशीज़ बनेगी वो क्या बनेगी, CH3CHOBH। ऐसे हमारे पास 2 ग्रुप आ गए हैं, तो मैं दोनों को एक साथ लिख देती हूँ, ठीक है ना। और हमारे पास आ गया है OCHETMe। ये स्पीशीज़ ही बनी है क्या, बिल्कुल यही बनी है, ठीक है, देख रहे हो ना, यही बन रहा है। अब देखो बोरोन पर फिर से चार्ज क्या आ गया है, नेगेटिव। अब मैं फिर से कोई कार्बोनिल लूँगी, जरूरी नहीं हम एक ही कार्बोनिल बार बार लें, डिफरेंट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। ये यहाँ से हाइड्राइड को ट्रांसफ़र करेगा और इसका ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये चीज़ होगी ना। देखो हमारे पास क्या स्पीशीज़ बन गई है, CH3CHETOB। इस बोरोन के साथ ऐसे 3 ग्रुप आ गए हैं क्या, ऐसे 3 ग्रुप आ गए ना बोरोन के साथ, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ गया है, CH3CHETO नेगेटिव, यही बना है, ठीक है। अब ये भी क्या करेगा, वापस से इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये स्पीशीज़ बना देगा क्या, CH3CHETO। और ये बोरोन के साथ ऐसे कितने ग्रुप हो गए, अब 4 आ गए ना, एक और आ गया ऐसा, ठीक है। तो बोरोन के 4 बॉन्ड बनते ही चार्ज क्या आ जाता है, नेगेटिव, ये आ जाएगा ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनका करना है हाइड्रोलाइसिस, तो वो आप आराम से करवा दोगे। हाइड्रोलाइसिस जब आप करवाओगे तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, जहाँ जहाँ ऑक्सीजन है वहाँ तो जुड़ेंगे H और बोरोन के साथ जुड़ेंगे OH, यही बनेंगे, बना दो CH3CHETOH। 4 तो ये बन जाएंगे, क्योंकि ऐसे 4 ग्रुप जुड़े हुए थे ना, तो 4 अल्कोहल बन गए अपने पास। और ये जो बोरोन है उसके साथ 4 जुड़ गए OH और चार्ज आ गया यहाँ पर नेगेटिव। सोडियम, जहाँ भी नेगेटिव है वहाँ सोडियम काउंटर आयन प्रेजेंट है, ठीक है ना, तो वो यहाँ भी है। अब ये सोडियम देखो क्या होगा, बोरोन पर नेगेटिव आ रहा है तो वैसे न्यूट्रल होगा, OH- को निकालेगा वहाँ से, तो एक NaOH बन जाएगा, है ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, NaOH बन जाएगा और हमें मिल जाएगा BOH का होल थ्राइस, जो होता है H3BO3। बोरिक एसिड होता है ना, समझ रहे हो क्या। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, बोरिक एसिड को जनरेट किया है। तो ये मैकेनिज्म आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। हमने 4 हाइड्राइड आयन का ट्रांसफ़र किया है 4 मोल कार्बोनिल्स यूज़ करके, ठीक है ना। तो इस तरह से हम मैक्सिमम हाइट जो रिडक्शन है वो
शो कर सकते हैं, ठीक है ना, हाइड्राइड ट्रांसफ़र से। क्लियर हो गया होगा अच्छे से। एक ही स्टेप बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, बार बार हाइड्राइड का ट्रांसफ़र कर रहे हैं। बोरोन पर नेगेटिव आता है जैसे ही, तो हम हाइड्राइड को वहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं कार्बोनिल की कार्बन पर, ठीक है। तो फिर से बोरोन लुईस एसिड बनता है, फिर से हम कार्बोनिल का ऑक्सीजन डोनेट, मतलब एक ही स्टेप यहाँ पर 4 बार आ रहा है, ठीक है ना। तो ये इसका मैकेनिज्म है जब हम 4 मोल कार्बोनिल का रिडक्शन करते हैं बाय हेल्प ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, क्योंकि दोनों में 4 हाइड्राइड आयन होते हैं, ठीक है ना। तो दोनों ही मैक्सिमम 4 मोल कार्बोनिल का रिडक्शन कर सकते हैं, जो कि इसने कर दिया है, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं। अब देखो, हाइड्राइड ट्रांसफ़र रिड्यूसिंग एजेंट के नाम पे हमने ये चीज़ देख ली है कि हम कौन कौन से रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हाइड्राइड ट्रांसफ़र था, ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि अगर हमारे पास एल्कली मेटल्स हो और हमें कार्बोनिल का रिडक्शन करना हो तो क्या वो पॉसिबल है? बिल्कुल है, ठीक है ना, बिल्कुल हम करा सकते हैं। एक्चुअली सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लेते हैं, LiLH4 और NaBH4 से रिलेटेड, ठीक है ना। देख लो, क्योंकि मैंने थोड़ी सेलेक्टिविटी बताई है दोनों में। ये अपने पास रिएजेंट है और ये अपना रिएक्टेंट है, हमें रिडक्शन करवाना है, ठीक है। ऐसे ही अपने पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है ये है, और मैं रिडक्शन करवा रही हूँ LiLH4 और ईथर के साथ, समझ रहे हो ना। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और ईथर की प्रेजेंस में हमें रिडक्शन करवाना है। क्या हो जाएगा, देखो NaBH4 है तो ये तो स्पेसिफिक है, सिर्फ कार्बोनिल का ही करता है, ठीक है। तो कार्बोनिल का ही सिर्फ रिडक्शन करेगा और वहाँ पर एल्कोहल बना देगा, समझ रहे हो ना। ये चीज़ नहीं है ये, ठीक है ना। तो सिर्फ कार्बोनिल का रिडक्शन करेगा और क्या बना देगा वहाँ पर 2 डिग्री एल्कोहल, मतलब हमें ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा इसमें, ये मिलेगा ना, बिल्कुल यही मिलेगा। अब नेक्स्ट जो एग्ज़ाम्पल है उसमें मैंने रिएजेंट जो यूज़ किया है वो है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है जो कार्बोनिल के साथ साथ अदर फंक्शनल ग्रुप का भी रिडक्शन कर देता है। तो ये क्या करेगा, NO2 से NH2 बना देगा, और चूँकि मैंने एल्डिहाइड लिया है तो ये बना देगा उसका 1 डिग्री एल्कोहल। समझ रहे हो ना क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, अगर किसी कंपाउंड में कार्बोनिल के अलावा अदर फंक्शनल ग्रुप है तो वो उनका भी क्या कर देता है, रिडक्शन कर देता है, मतलब ये सेलेक्टिव नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जो NaBH4 है वो सेलेक्टिव है, वो सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड्स का ही रिडक्शन करता है, ठीक है। अब देखो, अगर हम कार्बोनिल्स का रिडक्शन एल्कली मेटल्स के साथ करें बाय एल्कली मेटल्स, अगर एल्कली मेटल्स से हम करें, जैसे कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, मैंने एल्कली मेटल ले लिया सोडियम, लिक्विड अमोनिया और प्रोटॉन सोर्स मैंने ले लिया है एल्कोहल, मुझे करवाना है रिडक्शन। क्या बनेगा वो मुझे पता करना है, ठीक है ना। तो क्या बनेगा वो तो हमें अच्छे से पता है, कीटोन है तो 2 डिग्री एल्कोहल बनाने वाला है ये, ठीक है ना, ये बन जाएगा। अब देखो हमें बनाना है 2 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। 2 डिग्री एल्कोहल यहाँ पर जनरेट होगा, देखो किस तरह से होगा।
ठीक है। तो देखो हमने क्या देखा कि जो कार्बोनिल है उसका हमें बर्च रिडक्शन है, एक टाइप से हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि जो रिएजेंट है वो एल्कली मेटल्स इन लिक्विड अमोनिया हमने यूज़ किया है इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन डोनर। ठीक है। तो रिडक्शन से हमें अच्छे से पता है कीटोन अगर है तो 2 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। ठीक है ना, कीटोन अगर है तो ये क्या बनाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल। तो आप बना दो इधर, ये बनेगा ना। मैकेनिज्म देख लो अब कैसे होगा इसका मैकेनिज्म। सबसे पहले जो कार्बोनिल है इसका क्या होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। होमोलाइटिक क्लीवेज से बनते हैं रेडिकल। सबसे पहले ये होगा ना, रेडिकल्स बनेंगे। अब क्या होगा, रेडिकल्स को हम क्या देंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे। जो कौन देगा, सोडियम। सोडियम मेटल जो हम यूज़ कर रहे हैं उसका काम ही यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन देना। इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ अनसिमेट्रिकल रेडिकल हमारे पास है। तो जब अनसिमेट्रिकल रेडिकल की कंडीशन हो तो हम रिएक्टिविटी का कंसेप्ट देखते हैं, और जो मोर रिएक्टिव होता है उसे वो इलेक्ट्रॉन हम दे देते हैं। ठीक है ना। तो जो ऑक्सी रेडिकल है या किसी भी हेटेरो एटम पर अगर रेडिकल प्रेजेंट है तो वो कंपैरेटिवली मोर रिएक्टिव होता है अदर रेडिकल से, मतलब इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तो ये इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बना लेगा, एनायन। यही होगा। ठीक है। अब क्या होगा, ये एनायन जो हमारा प्रोटॉन सोर्स है उसे प्रोटॉन ले लेगा। प्रोटॉन लेते ही देखो ये स्पीशीज़ हमें मिलेगी, ये यहाँ अपना रेडिकल मेंटेन है, ये बनेगा ना। अब जो दूसरा रेडिकल है उसको भी दूसरा सोडियम आएगा और अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। इलेक्ट्रॉन देते ही यहाँ पर भी चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है। नेगेटिव आने के बाद जो भी अपना प्रोटॉन सोर्स है वो इसे क्या दे देगा, प्रोटॉन, और ये बना देगा अल्कोहल। कितना सिंपल सा रिएक्शन है ना, आराम से कर लोगे आप। देखो किस तरह से रिएक्शन हमें करवानी है। सोडियम इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा और जो अल्कोहल है वो प्रोटॉन डोनर का काम करेगा। कपलिंग रिएक्शंस भी हो सकती है जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, है ना। कपलिंग रिएक्शन ना हो, जब हमने एक ही मोल लिया है तो कपलिंग कहाँ से होगी, तब वहाँ सिर्फ रिडक्शन होगा और हमें कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल और एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल हमें मिलेगा। ठीक है ना। तो ये हमारा एल्कली मेटल से क्या है, रिडक्शन। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिनमें एल्कली मेटल्स की हेल्प से रिडक्शन हम डायरेक्ट करवाएंगे। ठीक है। देखो इनका जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इन केस ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल। ठीक है ना। तो जब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल का रिडक्शन हम एल्कली मेटल्स के साथ करवाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जब प्रोडक्ट बनता है तो अल्फा बीटा और इस अल्कोहल दोनों का ही रिडक्शन कर देता है। मतलब हमें जब रिडक्शन मिलता है तो डबल बॉन्ड का भी हो जाता है और इस अल्कोहल का, जो कार्बोनिल है उसका भी क्या हो जाता है, रिडक्शन यहाँ पर हो जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स है उनका जब बर्च रिडक्शन करवाया जाता है तो हमें 1,2 और 1,4 दोनों ही रिडक्शन हमें प्राप्त होते हैं। दोनों का रिडक्शन होके हमें अल्कोहल मिलता है। ठीक है ना। क्योंकि हम यहाँ पर जो प्रोटॉन सोर्स है वो अल्कोहल ले रहे हैं, सोडियम लिक्विड अमोनिया और ये अल्कोहल, ये तो था रिएजेंट। ठीक है ना। ऐसे ही जब हमारे पास रिएजेंट क्या हो, सोडियम लिक्विड अमोनिया, लेकिन जो प्रोटॉन डोनर हो वो हो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड। ठीक है ना। तो जो अमोनियम क्लोराइड जब रिडक्शन करता है तो ये सिर्फ अल्फा बीटा बॉन्ड का ही करता है, कार्बोनिल का नहीं करता है। ठीक है ना। तो ये इसकी सेलेक्टिविटी हो गई। अगर हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर में जो रिएजेंट है उसमें जो प्रोटॉन डोनर है अगर वो अल्कोहल गिवन है तो हम कंप्लीट रिडक्शन करते हुए अल्फा बीटा और जो कार्बोनिल है दोनों का रिडक्शन करते हुए हम अल्कोहल जनरेट करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास प्रोटॉन सोर्स अमोनियम क्लोराइड गिवन है तो हम वहाँ पर सिर्फ अल्फा बीटा बॉन्ड का ही रिडक्शन करेंगे। समझ रहे हो ना। कार्बोनिल का वहाँ पर रिडक्शन नहीं होगा। बस ये दो चीज़ें आपको इस रिडक्शन के केस में माइंड में फिट करनी है। ठीक है ना।
तो हम क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है ना, जिनमें मैं एक बार अमोनियम क्लोराइड प्रोटॉन डोनर लूँगी और एक बार अल्कोहल लूँगी। तो आपको सिर्फ प्रोडक्ट डिसाइड करना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो किस तरह से हम रिएक्शन करवाएंगे। ये कार्बोनिल है, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल है, ठीक है ना। ये यहाँ पर मैथिल है, ठीक है। हमें करना है रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन में दोनों रिएजेंट हम बारी बारी से लेने वाले हैं। जैसे मैंने पहले ले लिया सोडियम लिक्विड अमोनिया विथ अल्कोहल, फिर मैंने ले लिया सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया विथ अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो जब हमने अल्कोहल लिया है तो हमें पता है कि वो रिडक्शन इन दोनों का करेगा, ठीक है ना। यहाँ भी H आएगा और यहाँ पर भी इसका भी क्या होना है, रिडक्शन। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो हमें क्या मिलेगा, देखो हमें प्रोडक्ट इस तरह से मिलेगा। यही बनेगा ना, ठीक है, यही बनने वाला है। अब देखो जब मैं अमोनियम क्लोराइड एक प्रोटॉन डोनर के रूप में यहाँ पर यूज़ करती हूँ तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलता है, तो क्या होता है, सिर्फ अल्फ़ा बीटा बॉन्ड का ही क्या होता है, यहाँ रिडक्शन होता है। जो कार्बोनिल है वो यहाँ पर मेंटेन रहता है। ये है इनकी स्टीरियो सेलेक्टिविटी, ठीक है ना। तो बर्च रिडक्शन जब कार्बोनिल का आप करवाओगे तो आपको ये कंसेप्ट अपने माइंड में रखना है कि कब हमें कंप्लीट रिडक्शन करना है, जब हमारे पास प्रोटॉन डोनर कोई अल्कोहल हो, और हमें नहीं करना है जब हमारे पास प्रोटॉन डोनर अमोनियम क्लोराइड हो। समझ रहे हो ना। तो इस तरह से आप इनका रिडक्शन भी कर लेंगे। कुछ और एग्जाम्पल देखो। एक तो ये रिएजेंट है, ठीक है। दूसरा है सोडियम लिक्विड अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना। ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल है, इसका हमें क्या करना है, रिडक्शन हमें करना है। तो आप देखो कैसे हम करेंगे इसका रिडक्शन। किस तरह से हम रिडक्शन करवाएंगे, देखो जब हम बनाएंगे प्रोडक्ट प्रोटॉन डोनर अल्कोहल के प्रेजेंस में, तो हमें अच्छे से पता है क्या होना है, रिडक्शन हो जाएगा इस पूरे कंपाउंड का और हमें मिल जाएगा अल्कोहल। अब देखो यहाँ मैंने नाइट्रो भी लिया है, तो जो बर्च रिडक्शन है वो जैसे साइनो नाइट्रो, ठीक है ना, इनका रिडक्शन ये नहीं कर पाता है। कार्बोनिल का अगर कर रहा है ना तो ये कार्बोनिल का रिडक्शन करेगा, अदर फंक्शनल ग्रुप को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है ना। तो NO2 का यहाँ रिडक्शन नहीं होगा। ऐसे ही जब हम अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में करवाएंगे तो NO2 तो अपना मेंटेन रहने वाला है, और यहाँ जो है अल्फ़ा बीटा बॉन्ड का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। समझ रहे हो ना। तो अगर हमारे पास बर्च रिडक्शन में प्रोटॉन डोनर जो है उनमें अगर वेरिएशन है तो किस प्रकार से रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे, वो चीज़ हमें माइंड में रखनी है और उसे ध्यान में रखते हुए ही हमें प्रोडक्ट बनाने हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप बर्च रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखो एल्कली मेटल्स में इनको हम थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे जो बर्च रिडक्शन हमने किया प्रोटॉन डोनर के साथ अमोनियम क्लोराइड के साथ, इनका हम मैकेनिज़्म भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। तो मैकेनिज़्म में हम देखेंगे कि कब स्टीरियो सेलेक्टिविटी आती है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक कंसेप्ट भी यहाँ पर हमें देखना है, ठीक है, जो अलग अलग एग्जाम्पल से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना।
तो अभी के लिए जो हमारा टॉपिक है वो हम यहीं तक रख रहे हैं। कार्बोनिल्स का जो रिडक्शन है वो एल्कली मेटल्स के साथ हमने यहाँ तक कवर कर लिया है। कल हम इसका जो मैकेनिज़्म है वो आपको दिखाएंगे कि किस तरह से मैकेनिज़्म होगा और रिडक्शन होके क्यों होता है कि हमारे पास अल्फ़ा बीटा बॉन्ड का रिडक्शन नहीं हो पाता है इन केस ऑफ दिस रिएजेंट, ठीक है ना। सॉरी, कार्बोनिल का क्यों नहीं हो पाता है। जब हम अमोनियम क्लोराइड एज ए प्रोटॉन डोनर यूज़ करते हैं तो सिर्फ अल्फ़ा बीटा का ही क्यों होता है और यहाँ पर कंप्लीट रिडक्शन क्यों हो जाता है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो आज का लेक्चर है वो हम यहीं तक फिनिश रखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे फिर से, ठीक है, करते हैं।